जहाँ पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की, फिर उसके शरीर के अंग को अलग अलग काटा, उसे ड्रम में भर दिया सीमेंट में रखकर। कहा जाता है कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्राइम। तो कोई आदमी कितना भी प्लान करके अपराध करे, वो पकड़ा ज़रूर जाएगा। हस्बैंड बाथरूम गया और उसने उसके फ़ोन से कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिया और उससे उसको पता चला कि नहीं जी, ये तो ट्रांसजेंडर्स के टच में है। कि शादी के बाद अफेयर रखना अपराध है? देखिए, कानून की नज़र में अगर आप देखेंगे जी। तो शादी के बाद अफेयर अगर बालिग हैं दोनों, तो कोई अपराध नहीं है। और अगर ऐसा हो कि कोई ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ रखे रिश्ते में? नहीं, ऐसा नहीं, ये अपराध है। ये किसी को भी, ये तो किडनैपिंग का केस है ना। अगर किसी को ज़बरदस्ती आप, कोई भी, चाहे लड़का या लड़की या कोई भी, किसी को मजबूर नहीं कर सकता अपने साथ रहने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश का निर्माण निर्भर करता है समाज पर, और समाज का निर्माण निर्भर करता है हम पर और आप पर। आज हमारे समाज में कुछ लड़के लड़कियां बिना शादी किए साथ रहते हैं। कुछ लोग शादी का वादा तो करते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती रिश्ते में रहने के लिए मजबूर करते हैं। कहीं कोई एक्स प्राइवेट फोटो लीक करने की धमकी देता है। कुछ लोग शादी के बाद अफेयर रखते हैं और कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण हत्या जैसा जघन्य अपराध तक हो रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं श्रीमान एडवोकेट आनंद दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राजीव जी, नमस्कार। सर, ये एपिसोड शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरा एक व्यक्तिगत सवाल। जी जी। जैसा कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, सिनेमा में दिखाते हैं कि जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जी या जो कोर्ट परिसर का सीन होता है, जी। उसमें एक काला चोगा, क्या कहते हैं, गाउन 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 आप लोग होता है। पहनते हैं। जी। तो आखिर क्या वजह है सर? देखिए राजीव जी, वो हमारी यूनिफ़ॉर्म का एक हिस्सा है और ये काला अब हो गया है पिछले 100-200 सालों से। पहले ये मैरून कलर का हुआ करता था जी। और वकीलों की जो समाज में उस समय जो इज़्ज़त थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो थी एक एनलाइटेड पीपल की। तो उस समय से ये हम चोंगा पहनते आ रहे हैं, ये गाउन हम पहन रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं इसके बारे में बताऊँगा जी। कि उस समय वकील अपने काम की फ़ीस नहीं लिया करते थे। अच्छा। तो आज भी हमारे गाउन में अगर आप पीछे देखेंगे तो एक छोटी-सी जेब होती है। जी। तो जब वकील अपने कोर्ट रूम से बाहर निकलता है, तब क्लाइंट के पास जो भी उसकी क्षमता होती थी, वो कुछ पैसे उसके उस जेब में डाल देता था। और वकील घर जाता था या अपने ऑफ़िस जाता था, वो देख लेता था कि कुछ पैसे आए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाता था कि किसने कितना पैसा दिया है। तो ये, अब तो वकीलों की इज़्ज़त इस पे जुड़ी हुई है कि कौन वकील कितना फ़ीस लेता है, उतनी उसकी प्रतिष्ठा उतनी बड़ी होती है। लेकिन उस समय वकील फ़ीस नहीं माँगते थे क्लाइंट से। बड़ा ताज्जुब है, मुझे हैरत है ये बात सुनकर। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से होता है, क्योंकि अभी तो जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि एक वकील की रेपुटेशन इस बात से तय होती है कि कौन कितनी फ़ीस लेता है एक-एक हियरिंग जी, की। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए वकालत को एक नोबल प्रोफ़ेशन तब भी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है कि एक नोबल प्रोफ़ेशन है ये, कि आपको ईश्वर ने इसके लिए चुना है कि आप वकील बनें। जी सर। सर, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हालिया आपको जानकारी होगी कि अभी पिछले 2-4 दिनों में, 1 हफ्ते के बीच में कुछ ऐसे कांड हुए हैं, जी, जैसे कि उत्तर प्रदेश का मेरठ का कांड, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की, जी, फिर उसके शरीर के अंग को अलग-अलग काटा, उसे ड्रम में भर दिया सीमेंट में रखकर, और अपने पति के साथ वो बाहर चली गईं। एक दूसरा कांड सुनने में आया है जयपुर का, जहाँ पर वहाँ वहाँ भी सेम वही चीज़ है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, उसे एक बोरी में भरकर और बाइक पर ले जाकर कहीं ठिकाने, ऐसा सुनने में आया, खबर में है। जी, जी, और एक तीसरा केस आपने सुना होगा कि संभवतः वो भी शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या चरित्र पर शक करने की वजह से एक सज्जन ने, एक आदमी ने अपने 3 बच्चों को गोली मार दी और पत्नी को भी गोली मार दी। तो सर, क्या लगता है आपको कि हमारा जो पूरा समाज है, वो किस किस दिशा में बढ़ रहा है? कहीं आप पति पत्नी के चरित्र पर शक कर रहा है, कहीं पत्नी पति के चरित्र पर शक कर रही है, कहीं सच में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल कर आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि शादी के बाद अफेयर रखना अपराध है? देखिए, कानून की नज़र में अगर आप देखेंगे, जी। तो शादी के बाद अफ़ेयर अगर बालिग हैं दोनों, तो कोई अपराध नहीं है। ये एक नैतिक अपराध है, ये कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन पति या पत्नी, अगर पत्नी का कोई अफ़ेयर है,
तो पति इस पे आधार बना करके वो क्रुएलिटी के ग्राउंड पे तलाक ले सकता है। और वैसे ही अगर पति का अफेयर है तो पत्नी जो है इसको आधार बना करके कोर्ट से तलाक मांग सकती है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए, चलिए आपकी बात बड़ी कर देते हैं कि पत्नी का विवाहेतर संबंध कहीं हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जी। तो ठीक है, आप जाइए कोर्ट में तलाक ले लीजिए, अलग हो जाइए। हत्या? नहीं, बिल्कुल ये गलत है और ये बहुत गलत है। और मेरठ वाला जो वाक़या आपने ज़िक्र किया है, ये वाक़ई बहुत ही मतलब ये समाज हमारा किस पतन की तरफ जा रहा है, उसको दर्शाता है। और इस तरह की घटनाएँ जो हैं, ये कोर्ट में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आती हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, निश्चित तौर पे इस केस में फांसी की सज़ा होगी। नहीं सर, आप देखिए ये जो मेरठ वाला कांड हुआ है, इसमें प्रेम है। एक लड़का लड़की प्रेम करते हैं, जी। लड़के को घर से बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें समर्पण है, एक दूसरे से विवाह करते हैं। उसके बाद एक बच्ची का जन्म होता है। उसके बाद वो अच्छा खासा रह रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, और फिर इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एंट्री होती है। और उसके बाद जैसा कि सुनने में आया है कि वो लड़का जो उसका प्रेमी है, वो शायद संभवतः काला जादू या प्रेत आत्मा इन सब की पूजा पाठ भी किया करता था, अपनी मुर्दा माँ से बातचीत किया करता था। जी, जी। तो इनका कहीं कोई संविधान में ज़िक्र है कि भई इस तरह से अगर कोई करता है तो उसे कुछ सज़ा मिलेगी कानून में? हाँ, देखिए ये काले जादू के लिए तो एक पूरा एक्ट बना हुआ है। और इस तरह की जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। और पुलिस को जब सूचना मिलती है इस तरह की चीज़ों को, ये तो एक हत्या का केस है, लेकिन ऐसे ब्लैक मैजिक का केसेस में पुलिस दबिश भी देती है। और बहुत से आप इश्तहार देखते हैं बंगाली जादूगर और ये वशीकरण इस पे, तो पुलिस इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत करती है और सज़ा भी देती होती है इनको। ठीक है सर, मान लिया सज़ा देती है पुलिस, हुँ। केस पंजीकरण भी कर रही है। जी, बावजूद इसके कि हमें पता है कि अगर हमने ये क्राइम किया तो हमें सज़ा मिलेगी, जी। बावजूद इसके कि मुझे पता है कि भई मैं किसी की हत्या कर रहा हूँ, कल को हो सकता है मुझे फांसी हो जाए। जी, जी। बावजूद इसके कि मैंने, अगर मान लीजिए किसी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया या पत्नी ने पति का कत्ल किया, जी। तो वो कहीं का नहीं रहा। बावजूद इसके कि वो समाज की नज़रों में गिर जाता है, हुँ, हुँ। बावजूद इसके कि ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के खिलाफ है, जी। फिर भी घटनाएँ हो रही हैं। हाँ, देखिए मैं जो समझ पाता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि ये समाज एक संक्रमणकालीन दौर से गुज़र रहा है। और आप 1990 के बाद जो इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन का दौर आया, तो पश्चिमी संस्कृति की बहुत सी चीज़ें आई हैं। आप ये देखिए विवाहेतर संबंध समाज के कुछ वर्गों में, कुछ जगह स्वीकृत होते हैं। लोग बताते हैं अरे उनका वहाँ अफ़ेयर है, ऐसी चीज़ें हैं, वो चली आ रही हैं। तो ये संक्रमणकालीन जो दौर है, इसका ये दुष्परिणाम कह सकते हैं इस चीज़ों को। जी। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है, जैसे अधिकतर, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि कई लड़के-लड़कियाँ हैं जो बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, लिव इन में। लिविंग रिलेशनशिप, तो बिल्कुल। ये क्या अपराध की श्रेणी में है या इनको छूट है? नहीं, नहीं, अगर दोनों बालिग हैं, तो ये अपराध नहीं है, साथ रह सकते हैं। और इसमें अभी उत्तराखंड एक नया पहला राज्य बना है, जिसने यूसीसी को एडॉप्ट किया है। और वहाँ पे जो लिविंग रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जी। अभी हाल-फिलहाल में राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि सरकार इस तरह का कुछ पोर्टल बनाए कि लिविंग रिलेशनशिप वालों को वहाँ जहाँ अपना पंजीकरण करा सकें। नहीं, संभवतः हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि लड़के-लड़कियाँ दोनों साथ रहते हैं, जी, उनमें शारीरिक रिश्ता भी कायम होता है और जी। बाद में वो शादी से मुकर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा घटनाएँ इस तरह की आ रही हैं, अदालतों में भी इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं कि जी शादी का वादा करके शादी नहीं करना। तो इस तरह के बहुत से अपराध पंजीकृत हो रहे हैं। तो इसको किस तरह से साबित किया जाएगा? मान लीजिए अभी, जैसा अभी आपने ज़िक्र किया कि पंजीकरण होगा लिव इन में हुँ, हुँ, रहने हुँ। का, लेकिन आज तक तो ये व्यवस्था नहीं थी। नहीं, जो बिल्कुल। पुराने केस चले आ रहे हैं जहाँ पर लड़के ने या लड़की ने रहने के बावजूद एक दूसरे को दगा दिया, जी, धोखा दिया, चीट किया, जी। तो कैसे साबित करेंगे वो? देखिए, उसके लिए बहुत हैं। अगर एक घर में रह रहे हैं, तो उनके पास अगर किराए का मकान है, तो एक कॉमन अब होता है कि रेंट एग्रीमेंट में दोनों का नाम आता है। हुँ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के फिर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बहुत होते हैं, उनके फ़ोन पे जो चैट उनकी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और लड़की इसमें क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी इसको कवर किया गया है कि लड़की जो है, अगर लड़का शादी नहीं कर रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस उसके खिलाफ कर सकती है। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा मौका आए कि लड़की मुकर गई? लड़की मर गई तो भी उसके खिलाफ चीटिंग का केस लड़का कर सकता है। अगर लेकिन इसके लिए साबित करना पड़ेगा कि ये जो संबंध था, ये विवाह करने की नीयत से स्थापित किया गया था।
तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी साबित करने की कि हम लोग जब लिव इन में आए तो जी। उससे पहले हमने कमिट किया था कि हाँ हम शादी करेंगे? जो इसकी माँग करेगा शादी की। अगर लड़का कहेगा कि नहीं जी मैं लड़की मुझसे शादी नहीं कर रही है तो उसको ये स्थापित करना पड़ेगा और लड़की अगर करती है तो लड़की को स्थापित करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो कि कोई ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ रखे रिश्ते में? नहीं, ऐसा नहीं, ये अपराध है। ये किसी को भी ये तो किडनैपिंग का केस है ना, अगर किसी को ज़बरदस्ती आप कोई जी, भी चाहे लड़का या लड़की या कोई भी जी। किसी को मजबूर नहीं कर सकता अपने साथ रहने के लिए। नहीं, आमतौर पर ऐसा सुना है संभवतः कि कई केस में ये देखा भी गया है कि जहाँ पर लड़की ने ये कहा जी, कि शुरुआत में हमारे बीच प्रेम रहा जी। और बाद में मुझे महसूस हुआ कि ये लड़का मुझसे दगा कर रहा है, चीट हुँ, कर हुँ, रहा है मुझसे, मैं इससे अलग होना चाहती हूँ। जी, लेकिन चूँकि उस वक़्त जब वो प्रेम में थे जी, और उस वक़्त उस दरमियान उन्होंने साथ में जो समय गुज़ारा, उनको आजकल तो मोबाइल हैं जी, और फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं, जी। तो उनको दिखाकर कई लोग ऐसा मैंने सुना है कि एक तरीके से आप कहेंगे उन्हें ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं अपने साथ रहने के नहीं, लिए। नहीं। ये देखिए ये तो आईटी एक्ट के तहत और जो भारतीय न्याय संहिता है दोनों के अंतर्गत ये अपराध है हुँ, हुँ। और इसको इसके लिए प्रॉपर ये नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस में इसमें मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। मतलब अगर लड़का या लड़की में से कोई ये कहे कि मैं उस वक़्त के फ़ोटो या वीडियो लीक करूँगा, जी, तो ये अपराध की श्रेणी में बिल्कुल है। अपराध की श्रेणी में तो है। क्या उनके साथ किस तरह से क्या कानून की क्या परिभाषा है, इसमें क्या किया जाएगा? नहीं, ये मैंने कहा ना ये आईटी एक्ट के तहत अपराध है जी। और उसके अलावा भी ये भारतीय जो न्याय संहिता पहले आईपीसी होता था, इंडियन पेनल कोड, अब हुँ। ये पिछले साल से ये परिवर्तित करके नया एक्ट चेंज हो गया है। अधिकतर प्रावधान उसी के हैं, उसके तहत ये अपराध है। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है आमतौर पर हम्म, कि जैसे लिव इन में इस तरह का कुछ भी केस आता है सामने, तो जी, अधिकतर केसेस में ये सुना है कि लड़की का या लड़के का ये कहना होता है चूँकि हमारे माता-पिता ज़बरन हमारी शादी कहीं और कर रहे थे और मैं हम्म, नहीं करना चाहती या मैं नहीं करना चाहता। हम्म। और इस पर भी कोई प्रावधान है कि अगर माता-पिता ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको शादी करनी पड़ेगी या लड़के को कह रहे हैं कि आपको शादी करनी है, तो क्या वो अपराध की श्रेणी में है? बिल्कुल अपराध की श्रेणी में है। किसी भी बालिग व्यक्ति को मतलब नाबालिग के लिए तो अलग कानून है कि मजबूर जी, किया ही नहीं जा सकता है जी। और बालिग व्यक्ति को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है शादी करने के लिए और ये अगर कोई करता है तो ये किडनैपिंग फॉर मैरिज के श्रेणी में आता है और ये अपराध है। अच्छा, सर एक और ज्वलंत मुद्दा है और आजकल फेसबुक का या सोशल मीडिया का ज़माना है। हम्म, रील्स में भी आता है कि कहीं लड़का-लड़का शादी कर रहे हैं, कहीं लड़कियाँ-लड़कियाँ शादी कर रही हैं और ऐसा सेम सेक्स सेम मैरिज। सेक्स में जी जी समलैंगिक। जी जी। तो अभी क्या ये अपराध की श्रेणी में है? नहीं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आईपीसी में धारा 377 हुआ करती थी, हुँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, तो वो ख़त्म हो गई है धारा, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। लेकिन कि जो भारत में अभी भी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। तो जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि अपराध नहीं है। जी, तो क्या इससे हमारा जो बैलेंस है दुनिया का, समाज का, जी, जो कुदरत ने, ईश्वर ने जो बनाया है कि एक लड़का और लड़की विवाह करने के बाद हमारी सृष्टि आगे चलती है, जी, तो जी। ये कैसे संभव है कि एक लड़का-लड़का शादी करें तो हमारी सृष्टि आगे बढ़ेगी या लड़की-लड़की शादी करें तो सृष्टि आगे बढ़ेगी? तो ऐसे तो चक्र खत्म हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ें हैं, लेकिन देखिए कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये सबका होता है। अपना सबका अलग-अलग होता है। आप एक नेचुरल कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है कि जो सेम सेक्स में उनका ओरिएंटेशन होता है हुँ, और हुँ। इनका एक एलजीबीटी समूह आप देख रहे हैं कि बहुत है और पूरे विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा बड़ा इनका एक आंदोलन चला रहे हैं ये। जी। तो ये समस्या आप ये कह सकते हैं, लेकिन इनका ये कहना है, इस समूह के जो लोग हैं, ये कहते हैं कि देखिए समाज शादी का उद्देश्य जो है, ये सिर्फ़ बच्चे पैदा करना नहीं है। और हम बच्चे मतलब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको देखा गया है कि वो बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं समलैंगिक शादी करने में, चाहे 2 लड़कियों ने किया हो या 2 लड़कों ने किया हो और वो बच्चे गोद लेकर के उनकी परवरिश कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। नहीं, हालाँकि ये बात यहाँ तक नहीं रुकी है, संभवतः न्यूज़ में है कि काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी ये कर रहे हैं हाँ, हाँ। कि उन्होंने शादी नहीं की है, बच्चे अडॉप्ट करवा लिए, बिल्कुल, बिल्कुल चीज़ें कर लीं। कर रहे हैं। तो क्या हाँ, लगता है, क्या डर है? मतलब क्यों नहीं आना चाहते परिवार में? देखिए अभी सामाजिक मान्यता नहीं है अपने समाज में, अभी सामाजिक मान्यता उतना नहीं है। घर वालों की पूरी कोशिश होती है कि इस बात को दबाया जाए। माता-पिता
कि हमें इसे कई लोग बीमारी के तौर पे देखते हैं कि ठीक है, सेक्सुअली नॉर्मल नहीं है या बीमार हैं, इलाज कराने की कोशिश करते हैं, वो झाड़ फूँक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ओरिएंटेशन है, एक नेचुरल है ये चीज़ें। इसके लिए ये धीरे-धीरे समाज बढ़ रहा है। कई ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि माँ-बाप ने ही शादी करवाई है। उनको जब पता चला तो उन्होंने स्वीकार किया है और शादी भी करवाई है। तो धीरे-धीरे समाज प्रगति कर रहा है और ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्वीकार्य हो जाएगा काफ़ी हद तक। सर पिछले कई मतलब सदियों से कहेंगे या वर्षों से हमारे समाज में एक कोढ़नुमा एक शब्द है जिसे कहते हैं दहेज। जी, ठीक है। और वर्षों से चला आ रहा है। पहले ऐसा होता था चूँकि जैसा सुनने में या पढ़ने में है कि छोटी-छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। जी, तो और लड़का भी बहुत कुछ ख़ास नहीं किया करता था तो तुरंत शुरुआत में जीवन यापन के लिए जी। लड़की का परिवार कुछ मदद दे दिया करता हुँ, था। हुँ। और बाद में वो ऐसा हुआ कि उसने एक रूप ले लिया दहेज का और वो मैंडेटरी कर दिया गया, ज़रूरी कर दिया गया कि भई हमें करना है। और कुछ जात बिरादरियों में तो सुना है बाकायदा रेट लगता है कि लड़का हमारा आया मतलब किसी अच्छे ओहदे पर है, जी, अगर जी, अच्छी जॉब में है, जी। तो इतना पैसा आपको देना है, करना है। तो पहला सवाल ये है कि क्या दहेज लेना और देना अपराध है? बिल्कुल अपराध है, ये दोनों अपराध है और इसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक है, एक पूरा सेपरेट एक्ट ही है इसके लिए, इसको साबित करने के लिए। तो उसके अंदर अपराध है ये। फिर भी ऐसा देखा गया है कि ऐन मौके पर बारात गेट पर आई है और दहेज की मांग हुई है और तुरंत केस बिगड़ गया और लड़के वाले अपने घर और लड़की वाले अपने घर और सब कुछ रह गया। चूँकि दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए लड़की के पिता जी। और सब कुछ खत्म हो गया। इस पर भी कुछ है प्रावधान? बिल्कुल, बिल्कुल इस पे सज़ा है, इन पे इस तरह के अपराध को तुरंत नज़दीकी थाने को रिपोर्ट करना चाहिए और ऐसी स्थिति में उन पे सज़ा का जेल का प्रावधान है, ऐसे केसेस में। जी। हुँ, और अगर जैसे और भी कहीं केसेज़ में देखा गया है कि शादी के बाद दहेज की डिमांड होती है। बिल्कुल उसके लिए मारा-पीटा जाता है लड़की को, घर से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि भई आप लेकर आइए तो आपको घर पे रखा जाएगा, नहीं तो आप जाइए फिर। नहीं, ये बिल्कुल 498 ए जो है, पुराना जो हमारा आईपीसी का सेक्शन था, उसके तहत ये अपराध है। और इस तरह की चीज़ों को कोई भी दहेज माँग नहीं सकता है। दहेज के लिए किसी को मतलब कई लोग उसको सम्मानित तरीके से उपहार लाने के लिए प्रेरित करते हैं, ना तो माँगा जा सकता है और देना भी अपराध है ये। तो इस तरह की किसी माँग को पूरी भी नहीं की जानी चाहिए। अभी आपने ज़िक्र किया 498 ए का, जी, जी। जैसा जितना मैंने पढ़ा है, जाना है, इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हो रहा है सर? बहुत हो रहा है। आप देखिए, मानते हैं? मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ और अदालतों में हम लोग अक्सर देखते भी हैं। देखिए, होता क्या है कि जो कोई भी कानून है, वो समाज के सबसे निचले तबके को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो एक आप कल्पना करिए कि कोई लड़की जो सुदूर बिहार में या उत्तर प्रदेश में या झारखंड के किसी गाँव में बैठी है और उसके साथ कुछ उसके परिवार के साथ दहेज की माँग होती है, कुछ उसके लिए ज़्यादती होती है, ये होता है कि भई लड़की ये नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी या लड़की शादी हो गई है तो हम लड़की को विदा नहीं करेंगे या ठीक से नहीं रखेंगे। हुँ। तो प्रावधान इसमें थोड़ा-सा वो टारगेट ऐसा है कि कानून थोड़ा-सा उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, तो शिथिल है थोड़ा-सा इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन कुछ पढ़ा-लिखा लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल माँगते हैं। और संभवतः जो पुरुष समाज है, जी, वो ज़्यादा झेलता है 498 ए को सर? आज की स्थिति तो ऐसी ही है। लेकिन देखिए इसमें तब्दीलियाँ भी आई हैं। हुँ। कानून जो होता है, कोई भी कानून, वो प्रगतिशील होता है। वो समाज के साथ बदलता रहता है और बदलता के 2 तरह से कानून बदलता है। एक तो किसी कानून को जैसे अभी हमने समलैंगिक में बात किया कि 377 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, समाप्त कर दिया। हुँ, हुँ। दूसरा क्या होता है कि जज कानून पूरी तरह से ना बदल के जजेस का नज़रिया बदले या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अपने जो आदेश होते हैं, जो उनके जजमेंट होते हैं, उसमें बदलें। तो आप देखिए कि आज से अगर 20 साल पहले की बात करें कि 498 में कोई अगर अपराध पंजीकृत होता था, तो पुलिस आती थी और पूरे घर को उठा के लेके चली जाती थी। जी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत रेयर अगर कोई फिजिकल वायलेंस या बहुत ऐसे एविडेंस नहीं हैं, तो पुलिस आपने नहीं सुना होगा कि 498 ए के केस में कोई अरेस्ट हुआ है। तो ये अब बदलाव आ रहा है। पुलिस हमारे न्यायालयों के भी अदालतों के भी जो क्षेत्र हैं, जो उनका जजमेंट आ रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है और पुलिस के भी काम करने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है। नहीं, हो सकता है संभवतः मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ऐसा न्यूज़ में सुना भी है जी। कि जहाँ पर
लड़की ने अपने ससुराल पर दहेज का ये कानून का इस्तेमाल किया, उसमें अपना पति, पति की माँ, पिता, बहन यानी नंद, नंदोई, दूर का कोई चाचा, कोई फूफा, कोई मौसा, सब पर केस लादे हुए हैं और सब लोग जेल के अंदर और जमानत भी नहीं है। हाँ, ये पहले हुआ करता था, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। देखिए, जो अपराध दो तरह के होते हैं, एक बेलेबल अपराध होता है, एक नॉन बेलेबल होता है। जी। तो बेलेबल जैसे चेक बाउंस का केस है, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल इज ए राइट, आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको सम्मन आता है, आप अदालत जाते हैं, तो आपको अधिकार के तौर पे आपको जमानत मिल जाती है। नॉन बेलेबल अपराध में ये कोर्ट का जो है डिस्क्रिशन होता है जमानत देना। तो ये नॉन बेलेबल अपराध था, पहले ऐसा ही होता था, लेकिन जब अदालतों ने ये देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर उसमें बेल, एंटीसिपेटरी बेल भी खूब मिलने लगी। और एक और नया डेवलपमेंट हुआ है। पहले क्या होता था कि लड़की जब जाती थी तो वो कंप्लेन देती थी और उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब एक CAW सेल बनाया गया है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल। तो जब वो अपना कंप्लेन देती है तो CAW सेल में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और लड़के और लड़की दोनों को बुलाया जाता है, और वहाँ पे वकील नहीं जा सकते हैं। परिवारों को भी ज़रूरत होती है तो बुलाया जाता है, उन पे समझौता कराने की कोशिश की जाती है, और उसमें महीना 2 महीने का टाइम पुलिस लगाती है, जो CSW सेल के अधिकारी हैं वो लगाते हैं। और अगर उसके बाद भी वहाँ समझौता नहीं हो पाता है, तब इस पे FIR दर्ज की जाती है। तो ये परिवर्तन आया है और धीरे धीरे ये सुधार की तरफ है। अच्छा है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है जहाँ पर पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया। कुछ केसेस जी ऐसे जी। सुने गए हैं जहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई, लड़के से शादी की गई और 2-4-6 महीने में केस ठोक दिया गया और उनसे जो भी भरपाई लेके, भत्ता लेकर और ये बहुत हो गया है कॉमन, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें जो कानून जो है वो सबसे निचले पायदान के आदमी को ध्यान पे, या सबसे निचले पायदान की लड़की को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो वो परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो जघन्य अपराध होते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हत्या, जी जी। उसके पीछे शायद संभवतः ऐसा मानसिक स्थिति रहती हो कि कहीं कुछ होना नहीं है और हत्या कर देते हैं कि कौन पचड़े में पड़े, कौन केस करे, ऐसा है? नहीं, देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ कि 10, 15, 20 सालों में काफ़ी परिवर्तन आया है। न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी त्वरित हुई हैं, फैसले जल्दी-जल्दी आने लगे हैं, तो थोड़ा-सा न्यायिक प्रक्रिया पे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि जो न्याय तंत्र में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। जी। अब आपका कोई भी केस है, आप वो कोर्ट के पोर्टल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्डर शीट पढ़ सकते हैं, आप चीज़ों को, तो आप लोग भी अवेयर हुए हैं चीज़ों से। तो इसका हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये अपराध बढ़े हैं। जी। जी, अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है अभी जैसे आपने एफआईआर का ज़िक्र किया, मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए जी, पूछ जी, रहा हूँ कि किसी भी केस में जी। क्या एक ही बार एफआईआर हो सकती है? हाँ, एक अपराध के लिए एक ही बार एफआईआर हो सकती है। तो सिर्फ़ जानकारी के लिए, क्या संभावनाएँ ऐसी हैं जैसा अभी जो मेरठ का कांड हुआ है, जी, जैसा सुनने में आया है, खबर में है कि वो जो लड़की ने जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये कांड किया है, जी। उसी के माता-पिता के द्वारा एफआईआर करवाई गई है। हुँ। उन्होंने ही आगे बढ़कर पुलिस को बताया कि इस तरह से हुआ है हमारा हुँ। दामाद के साथ और आप जी, लड़की गिरफ्तार हुई है और अभी तो केस विचाराधीन है। जी, जी। क्या संभावनाएँ हैं कि भविष्य में मान लेते हैं ऐसा हुँ। कि उन्होंने एफआईआर वापस ले ली, ऐसा संभव है? नहीं, देखिए, होता क्या है, जब कोई जो अपराध है, वो समाज के प्रति अपराध होता है। हमारे जो लीगल प्रिजम्पशन है, जी, तो अगर जिसने कंप्लेन, मान लिए उनके माता-पिता ने कंप्लेन की, जी। तो वो उसमें कंप्लेनेंट हैं। आप कभी भी किसी मुकदमे में, किसी क्रिमिनल केस में देखेंगे, तो लिखा आता है स्टेट बनाम फलाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सरकार, जी। या हिंदी में जो हम कहते हैं जी, सरकार बनाम। जी। तो मुकदमा ये एक्चुअली अपराध जो है समाज के प्रति है, तो ये सरकार का लड़ती है। और जो हाँ। कंप्लेनेंट होता है, उसका जो रोल होता है, वो एक गवाह का केवल रह जाता है। चलिए, आपकी बात बड़ी अच्छा, हाँ इसमें जी। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, 2-3 तरह के अपराध होते हैं। एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, कि मैंने आपकी घड़ी ले ली और आपने एफआईआर करा दी, या बाद में आपने कहा चलो माफ़ कर दिया, तो हुँ, हमारी आपकी कंपाउंडिंग हो गई। दूसरा होता है कंपाउंडिंग विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, हुँ। कि कोर्ट देखता है कि ये कंपाउंड करने लायक है कि नहीं। आपने कह दिया माफ़ कर दिया, लेकिन कोर्ट कह सकता है कि नहीं जी, हम माफ़ नहीं कर रहे हैं, केस तो ओके। चलेगा।
और तीसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ये जो अपराध हैं, इस तरह के जो हत्या के अपराध हैं, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आते हैं। तो इसकी कंपाउंडिंग मतलब ये केस वापस नहीं ले सकते हैं माता पिता। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है नहीं, कि नहीं, ऐसी कोई भविष्य में संभावना माता पिता कहें जी छोड़ दो हमारी नहीं, बेटी नहीं, को? ऐसा कभी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, जी क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। जी। हुँ, अच्छा, एक और जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है, सुनने में भी आता है कि लड़की पढ़ने के लिए जा रही है, ट्यूशन के लिए जा रही है, किसी भी काम के लिए जी, बाहर निकली है और कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। जी, ये अपराध की श्रेणी में है? बिल्कुल स्टॉकिंग है ये, हुँ। 354 सेक्शन है, तो और उसके अंदर ये अपराध है। क्योंकि ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा कि मैंने ऐसा कई न्यूज़ देखी हैं, सुना है जहाँ पर लड़के द्वारा लड़की का पीछा किया गया, जी, जी। 1-2 बार छेड़खानी हुई हुँ, हुँ। और परिवार के आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और बात आई गई हो गई। जी, उसके बाद ऐसा हुआ कि लड़के ने लड़की के चेहरे पर तेज़ाब डाल दिया, बिल्कुल, लड़के बिल्कुल। ने लड़की की हत्या कर दी, हुँ, हुँ। लड़के ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और किसी केस में तो ऐसा कि रेप तक पहुँच गया। बिल्कुल, देखिए ये पीछा करना तो अपराध है ही है, हुँ, इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग भी अपराध है। अगर कोई लड़का है या कोई भी किसी की जो आपकी फेसबुक प्रोफ़ाइल या कर रहा है और उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, हुँ, तो हुँ, भी साइबर स्टॉकिंग भी अपराध है की श्रेणी में है, हुँ। और ये भी जो है पुलिस इस पे एक्शन लेती है, इस पे मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। हुँ। नहीं, वो ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर शुरुआती लेवल पर ही ये बात हो जाए जी। कि भई लड़का-लड़की का पीछा कर रहा था, कल को संभावनाएँ ऐसी हैं। आमतौर पे देखा है कि पुलिस भी बचती है एफआईआर लिखने से और मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाता है कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए और बाद में वही लड़के के द्वारा लड़की पर अटैक किया जाता है। देखिए, हर साल दिल्ली में क्या होता है कि हर साल जनवरी में लगभग जी। पुलिस अपने अपराध का डाटा देती है कि पिछले साल जैसे जनवरी 25 में उसने हर थाना अपनी एक रिपोर्ट देता है, जो जो पुलिस कमिश्नर है वो जारी करता है कि किस थाने में कितने अपराध पंजीकृत हुए हैं। जी। तो उसका सबसे आसान सा है, क्राइम के ग्राफ को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि अपराधी न पंजीकृत हों। जो आपने कहा कि पुलिस समझा करके साइबर स्टॉकिंग होती है या लड़का लड़की की पीछा कर रहा है, कि पुलिस समझा के वापस भेज देती है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस अपराध जो एफआईआर दर्ज करने से बचती है, और इसकी वजह यही है कि कम अपराध दर्ज होगा तो उससे ये साबित होगा कि इस थाने में अपराध कम हुए हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या आपने कभी किसी ऐसा कोई केस लड़ा है 498 ए का? हाँ, हाँ, बहुत। पति के तरफ से या पत्नी की तरफ से? दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ से रहा है और बहुत केसेस रहे हैं। कभी ऐसा भी रहा है कि आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट है, वो गलत है? जनरली मैं इस तरह के केसेस में बचता हूँ। लेकिन देखिए, इसका एक बहुत क्लियर सबूत नहीं हो पाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको महसूस होता है कि जी ऐसा है, लेकिन आपके पास भी बहुत क्लियर एविडेंस नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए जो आता है वो अपनी स्टोरी लेके आता है। और एक चीज़ कहते हैं ना कि एवरीवन इज़ हीरो इन हिज़ ओन स्टोरी। तो वो अपने ही टॉर्चर की कहानी लेके आता है कि नहीं जी, हमारे साथ ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। कई बार लगता है कि नहीं जी, ये गलतियाँ तो हुई हैं या कुछ गलतियाँ हमारे क्लाइंट के पार्ट पे हुई हैं। लेकिन ये मैटर ऑफ ट्रायल है, तो हम जितना भी हो सके हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं कि सच सामने आए। नहीं, देखने में है और बड़े-बड़े केस में ऐसा हुआ है जहाँ पर पता है कि इसने गलती की है, अपराध किया है, गुनाह किया है, बावजूद इसके वकील केस लड़ रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा एडवोकेट एक्ट है, तो उससे हर वकील जो है वो बाध्य है कि अगर कोई आता है तो हम उससे अपनी हमारी जो ओथ लेते हैं हम वकील बनते समय, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं कि हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अच्छा, आपको पता है कि ये गलत है, फिर भी आप केस हम केस लड़ेंगे। और देखिए, ये एक धारणा गलत है कि हम वकील जो है, वकील को ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो वकील जो है वो न्याय करने में जज को मदद करता है। वकील का काम अपने मुवक्किल को जिताना नहीं होता है। सिद्धांतः ये बात है कि अरे! वकील की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैंने केस ले लिया तो मैं आपको जिताऊँगा। नहीं, मैं जज की मदद कर रहा हूँ कि वो न्याय कर सके। अच्छा, सभी सबूत इकट्ठा करके हाँ, पहुँचाना जो भी वहाँ ज तक वहाँ ताकि वो तक है, बेहतर फैसला हो वो सके। बेहतर फैसला हो सके। क्योंकि देखिए, हमारे में जो एक प्रक्रिया है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रहे हैं, तो एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को कैसे एफिडेविट बनना है, सबूत कैसे जाने हैं, गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होना है, तो ये सारा काम वकील करता है। और वो वकील करके वो सारी चीज़ें जज के सामने रखी जाती हैं, तब वकील जज उस पे निर्णय करता है। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा लिखा है, कहीं पढ़ा था कि हज़ारों गुनहगार छूट जाएँ लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन होता उलट है।
कई नहीं। केसेस में ऐसे देखा गया है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में एक केस पढ़ रहा था, जहाँ पर 24 वर्ष बाद हुँ, हुँ। एक लड़का, या आप तो कहेंगे वो आदमी हो चुका है, जी। वो जेल से छूट कर आया है। जिस अपराध के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा, अगर वो साबित हो जाता, तो मात्र 12-15 वर्ष में वो बाहर आ जाता। 24 वर्ष लगा दिए सर। देखिए, अब इसको आप हमारे न्यायालयों पे बहुत ज़्यादा बोझ है। मुकदमों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसको आप इस ऐसे देखिए कि हमारी जो आबादी है देश की, ये बहुत ज़्यादा है। जेल भी देखिए, जेल अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोग हैं। न्यायालय में मुकदमे जो हैं, कई बार छोटे-छोटे अपराधों के लिए जो हैं कि सज़ाएँ होती हैं, जिनको सिर्फ़ जुर्माने पे ख़त्म किया जा सकता है। तो कुछ पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि बहुत से इस तरह के जो कानून हैं, वो ख़त्म किए गए हैं और अब अदालतें भी क्या करती हैं कि जब कोई छोटे अपराध आते हैं तो पहली दूसरी डेट पे ही वो कहती हैं कि भई इतना फ़ाइन दो और ख़त्म करो। तो इससे क्या होता है कि अदालतों का ध्यान जो है, जो बड़े मुकदमे हैं, वो उस पे जाता है और वो उन पे समय दे पाती हैं। और जो आपने कहा कि बहुत से सैकड़ों गुनाहगार छूट जाएँ, एक भी गुनाह को सज़ा ना हो, तो ये हमारा एक लीगल प्रिंसिपल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज़ गोज़ इन फ़ेवर ऑफ एक्यूज़्ड, कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया है। अगर ये चीज़ स्थापित हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि अपराध नहीं किया है। जी। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। विवाह, जो जी, हमारी एक संस्कृति में, हमारे समाज में एक मूल एक चीज़ रही है, और जैसा कि हमने अभी पीछे ज़िक्र भी किया कि लड़का-लड़का साथ रह रहे हैं, लड़कियाँ-लड़कियाँ साथ रह रही हैं। जी। अब हम इस बात पर आते हैं कि शादी के बाद किसी भी वजह से, हुँ, हुँ। चाहे वो आपसी समझ हो हुँ, या हुँ। कुछ भी डिस्प्यूट रहा हो, हुँ, हुँ। तलाक की नौबत आती है, डिवोर्स की। जी। और एक लीगल प्रोसीजर है, आप हुँ, जाते हैं, कोर्ट में फाइल करते हैं और आपका तलाक हो गया। हुँ, हुँ। यहाँ तक तो बात ठीक है। ठीक है। लेकिन एक इसलिए भी कि साथ रहते हुए मुझे उतना पैसा या उतनी पावर नहीं मिल रही है, हुँ, हुँ। जितनी तलाक के बाद मुझे मिल सकती है, जो लड़कियों की तरफ से केस फाइल किया जाता है जी। कि भई आप पर मैं हमारे बीच तलाक के बाद आप मुझे इतना रकम दीजिए या जी। इतना मेहनताना दीजिए महीने का जो भी। हुँ, तो हुँ। ये भी वजह है एक तलाक की? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तलाक की वजह है, जी। लेकिन ये चीज़ें आजकल बहुत बढ़ रही हैं। हुँ, जो हुँ। मेंटेनेंस, जो मेहनताना के आपने शब्द यूज़ किया, बेहतर वर्ड इसके लिए मेंटेनेंस है कि जी, लड़की जो है, मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस क्लेम करती है चीज़ों को। लेकिन अब इसमें भी अदालतों का रुख बदला है। अभी हाल-फिलहाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट आई है, उसमें वो फैसले में कहा है कि अगर पत्नी जो है, वो शिक्षित है और वो कमा सकती है, तो उसको इस भरोसे नहीं बैठा रहना है कि नहीं जी, मेरा पति मुझे गुज़ारा भत्ता नहीं देता है। मैंने तो सुना है, देखा है बल्कि ऐसा कि जहाँ पर पति बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे मेंटेनेंस देना है, वो सोचता है इससे बेहतर है कि मैं लटक कर मर जाऊँ। हाँ, ये देखिए, मैंने कहा ना कि धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है। एक टाइम था कि ये कहा जाता था, बेग, बोरो और स्टील, भीख माँगो, उधार लो या चोरी करो, लेकिन गुज़ारा भत्ता तो देना पड़ेगा। लेकिन अब जो है अदालत देखती है कि क्या आप सक्षम हैं कि नहीं, हुँ, कितना हुँ। सक्षम हैं। क्योंकि इसका जो सिद्धांत है ये है कि वाइफ इज़ एंटाइटल्ड कोई इक्वल स्टेटस ऑफ हस्बैंड या स्पाउस, ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है। अगर वाइफ अर्न कर रही है तो और हस्बैंड किसी काम का नहीं है तो वो अर्न कर सकता है। आपको शायद याद हो कि बहुत पहले एक हीरोइन हुआ करती थी, शायद टीवी एक्ट्रेस थी, उनके पति राजा चौधरी ने केस किया था, बड़ा हाईलाइट हुआ था, श्वेता तिवारी के हस्बैंड ने। तो ये केस बड़ा हाईलाइट हुआ था कि हस्बैंड ने मेंटेनेंस का केस किया है चीज़ों को। तो ये जेंडर न्यूट्रल प्रावधान है कि जो नहीं सक्षम है कमाने के लिए, वो अपनी दूसरी पार्टी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अच्छा, मतलब पुरुष भी कर सकता है कर महिला सकता पे? है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, हाँ। ये राजा चौधरी का केस बड़ा उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था, ये बड़ा चर्चित हुआ था ये केस। अच्छा, ये तलाक की बात चली है सर, बच्चे, जी, तलाक का जो सबसे ज़्यादा जो कहिए कि झेलते हैं, जी, चूँकि पति अपने रास्ते चला गया, पत्नी अपने रास्ते चली गई, वो एक बच्चा जो जी, संभवतः 6 महीने, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कितने भी वर्ष का छोटा बच्चा या बड़े भी हैं, जी। तो वो क्यों झेलें उन दोनों पति-पत्नी के बीच में तलाक को? अक्सर वो पिसते हैं। इस पर कोई प्रावधान, कोई कानून नहीं है? नहीं, बिल्कुल का प्रावधान है, एक गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट पूरी तरह से है और इसके सेंटर में बच्चा है।
दो तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने तो कई मुकदमे ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ दोनों में से कोई पक्ष बच्चे को नहीं रखना चाहता है, क्योंकि दोनों की अपनी लाइफ है, दोनों को लगता है, पति पत्नी को लगता है कि मैं फ्री हो जाऊं और मैं आगे अपने करियर में आगे बढ़ूं या मैं दूसरी शादी करूं और ये बच्चा कहीं इसमें हिंड्रेंस ना बने, कोई बाधा ना बने। हाँ, और ऐसे भी केसेस हैं कि दोनों पक्ष बच्चे को रखना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है, हमारी अदालतें हैं, ये बच्चे का वेलफेयर देखती हैं कि बच्चा किसके का वेलफेयर किसके पास है, तो उसको वो उसकी कस्टडी मिलती है। जी। जनरली इसमें अगर बच्चा छोटा है या लड़की है तो इसमें मदर को प्राइम राइट, क्योंकि मदर को जो है वो नेचुरल गार्जियन माना जाता है, तो पहला राइट मदर के पास होता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कंट्ररी चीज़ें हैं कि मदर के पास बच्चा नहीं सुरक्षित है, तो फादर को भी, ऐसे उदाहरण हैं हमारे न्यायिक व्यवस्था में कि फादर को छोटे बच्चे की भी कस्टडी मिली है। अच्छा, इसीलिए ज़्यादातर देखा गया है कि महिलाओं के पास जाते हैं बच्चे। ज़्यादातर छोटे बच्चे वो माँ के पास ही रहते हैं। अच्छा, एक केस जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, यहाँ जी। ज़िक्र करना ठीक नहीं। तलाक हुआ जी। और तलाक के बाद जो भी मेंटेनेंस आपने शब्द कहा, जी। वो बताया गया कि आपको जो भी एक राशि है देनी है, जी। वो जाके बंदे ने कोर्ट में जमा कराई। हम्म। बच्चे दोनों उसके पास ही थे हम्म। और मिलने की बात हुई कि भई इतने महीने बाद जैसे मुलाकात होती है हम्म। और वहाँ पे मुलाकात के दौरान वो लेडी ने कहा कि मैं बच्चों को घुमा के ला रही हूँ या कुछ कहीं ले गई और हम्म। वो लेकर फरार हो गई। जी। अब क्या करें? किडनैपिंग का केस है ये। अगर फादर की लॉफुल कस्टडी से कोई लेके जा रहा है तो ये है, और इसमें कुछ उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। दिल्ली के कुछ चर्चित और बड़े पोस्ट पे रहने वाले लोगों के साथ कि माँ ने कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करते हुए बच्चे को लेकर के अमेरिका चली गई, अब क्या करें? और उसमें कोर्ट ने फिर बाध्य किया उनको कि वहाँ आना। कोर्ट उनके पासपोर्ट कैंसिल कर देती है, एम्बेसीज को डायरेक्शन देती है और उनको आना पड़ता है। चलिए, ये तो विदेश की आप बात कर रहे हैं, जी। इसका मतलब हाई प्रोफाइल केस रहा जी। होगा। जी। जहाँ पर एक आम आदमी है, क्या करे? अब मिल ही नहीं रही, वाइफ चली गई, दोनों बच्चों को लेके भाग गई। नहीं, पुलिस ढूंढेगी, पुलिस के एफआईआर ये करेगी। पुलिस की ज़िम्मेदारी ये है। पुलिस की जिम्मेदारी है। ये पुलिस जी। की जिम्मेदारी है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि अगर ये तय हुआ है कि बच्चे ऐसे हैं, कि एक एग्रीमेंट हुआ होगा निश्चित तौर पे हुँ, हुँ। कि अब देखिए क्या होता है कि फैमिली कोर्ट्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स के लिए अलग फैमिली कोर्ट्स बन गए हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें बच्चों के लिए एक प्ले जोन बनाया गया है, हुँ। क्योंकि छोटे बच्चों को कोर्ट के माहौल से अलग रखा जाए, कोर्ट ना देखें, तो एक बड़ा अच्छा सा एक अच्छा एम्बियंस दिया गया है, तो वही मीटिंग होती है। तो कोर्ट ये अपने आर्डर में लिखता है कि जी जो प्ले जोन है या किड्स रूम है वहाँ पे मिलना है बच्चे को, और उसके बावजूद भी अगर वहाँ से कोई लेके जा रहा है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। जी। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे शादी के बाद क्या जी। महिला को सरनेम बदलना ज़रूरी है, अनिवार्य है? नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी अच्छा। कोई बाध्यता नहीं है, वो कोई भी सरनेम रख सकती है। और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें रहीं कि शादी हुई, महिला ने अपने पति का सरनेम रख लिया, तलाक हो गया, और उसमें पति हाई कोर्ट चला गया कि नहीं जी ये मेरा सरनेम हटाएं। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरनेम जो है ये आपका एक कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कोई ऐसा राइट नहीं है, तो इसके लिए किसी को आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो रखने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता है और हटाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। जी सर। जी। अच्छा, हम जैसे बात कर रहे थे उस वक़्त रिलेशनशिप में रहने की, जी। तो क्या रिलेशनशिप के दौरान अगर लड़के के द्वारा लड़की को या लड़की के द्वारा लड़के को जी। किसी भी प्रकार के कुछ गिफ्ट्स दिए गए हैं, तोहफ़े जी। दिए गए हैं, हुँ। क्योंकि उन पलों में तो आप प्रेम में होते हैं जी। जी। और क्या बाद में जब वो रिलेशन ख़त्म हो गया, तो क्या वो उपहार वापस लेने का कोई प्रावधान है? कानून के पास जा सकते हैं? नहीं, अगर वो उपहार है तो वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है, बड़ा ट्रांज़ैक्शन है, मतलब उधार, जैसे आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड आ गया है कि पति-पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो हाँ। वो होता है कि नहीं जी मेरा पैसा और तुम्हारा पैसा, तो बारो करते हैं। हम लोग के पास भी कई बार केस क्लाइंट्स आते हैं कि मैंने अपनी वाइफ़ से पैसे बारो किए हैं, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो लौटाना पड़ेगा। लेकिन उपहार जो है वो लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कैसे साबित होगा कि उस वक़्त मैंने आपको उपहार दिया था या फिर अब वो देखिए सर्कमटेंस, देखिए 2 तरह के एविडेंस होते हैं। एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक सर्कमटेंशियल एविडेंस होता है। एक तो हो गया कि मैंने वाइफ़ को मैसेज डाला कि प्लीज़ लेंड मी सम मनी, तो वो हुँ। प्रूव हो गया। एक होता है कि दिखाई, वो होता है कंडक्ट से भी साबित होता है कि किस तरह का पैसा है, कोई बहुत बड़ा पैसा आ रहा है और हमारे इनके में उस तरह के ट्रांज़ैक्शन नहीं है, तो वो साबित हो जाता है। अदालतें समझ जाती हैं इस तरह की चीज़ों को। अच्छा, इन केसेस में अक्सर देखा गया है कि जो एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जी।
वो बाद में बदनाम करें जी। कि भाई अब रिलेशन हमारे बीच रहा नहीं, और किसी भी तरह से चाहे वो सोशल मीडिया पर जाकर हुँ, या हुँ। व्यक्तिगत तौर पर या फ़ोन करके हरास करें, परेशान करें या बदनाम करें आपको समाज पर। जी। तो इसमें क्या प्रावधान है सर कानून में? नहीं, इसके लिए ये बिल्कुल नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस है, कॉग्निजेबल ऑफ़ेंस है, इसमें पुलिस को कंप्लेंट दी जा सकती है। इसमें ब बहुत बार होता है कि हम एक अच्छे रिलेशन में रहते हैं, लड़का-लड़की एक अच्छे रिलेशन में हैं, तो उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, तो इसकी भी धमकियाँ दी जाती हैं, पर्सनल मोमेंट्स के वीडियोज़ होते हैं, तो ये क्राइम है। कोई इस तरह से किसी की चीज़ों को लीक नहीं कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी चल रही है, फ़ोन। आजकल फ़ोन सबके पास है जी, और बाकायदा उसमें पासवर्ड रहता है। जी, तो क्या किसी भी रिलेशन में जी। एक दूसरे का फ़ोन चेक करना अपराध की श्रेणी में है? देखिए, ये चेक नहीं किया जा सकता, अपराध तो नहीं कह सकते हैं, हुँ, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप अपना पासवर्ड मुझे दीजिए। हाँ। जी, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि संभवतः किसी भी रिश्ते की बिगड़ने की या बिगड़ने के बाद जो शुरुआत होती है, यही होती है, लाइए अपना फ़ोन चेक कराइए। हुँ, हुँ। तो ये अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो ये कहीं कानून का ही प्रावधान नहीं है इसका? नहीं, इस तरह के देखिए आप इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना ज़बरदस्ती किसी से पासवर्ड नहीं माँगा जा सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन अब किसी का फ़ोन रखा है, मैंने देख लिया मेरी वाइफ़ का एक है या कहीं पे है, तो ये अगर किसी का कोई चेक कर लिया तो ये जो है, ये प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करता है। अच्छा, शादी से पहले जो रिलेशनशिप रहे हों, जी, चाहे लड़की के या लड़के के, जी, और दूसरा उनका अगर सेक्स लाइफ़ रही है, जी। तो ये छुपाना अपराध की श्रेणी में है या नहीं? नहीं, ये छुपाना अपराध की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, मतलब वो हाँ। देखिए, कोई इस कानूनन ये है कि कोई बड़ी बीमारी हो, उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। किसी को एचआईवी हो या किसी को ये लिवर वगैरह की जो बीमारियाँ होती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह जो होती हैं, इस तरह की जो इक्योरेबल डिज़ीज़ेज़ हैं, अगर वो कोई हाइड करता है, तो वो ऑफ़ेंस है। लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप को छिपाना कोई अपराध नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि अगर मान लीजिए शादी से पहले लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से नहीं बताया गया जी, कि कुछ ऐसी परेशानी है जो लाइलाज है या लंबे वक्त से है, जी। मान लीजिए जैसा आपने उसमें बोला लीवर का हाँ या जी। किडनी का जी, जी। या कैंसर हुँ, किसी भी हुँ। प्रकार का। या कई बार लड़कियों में होता है कि भई यूटेरस से रिलेशन है, वो माँ नहीं बन सकती जी, हैं या जी। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो तो आज अगर ऐसा है, मान लीजिए कोई लड़की को किसी तरह की कोई दिक्कत है या लड़के को कोई परेशानी है जी, और उन्होंने बिना बताए शादी कर ली, जी। तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा? उस ग्राउंड नहीं, अपराध नहीं है, उस जी। ग्राउंड पे तलाक लिया जा सकता है। अच्छा, अपराध नहीं माना नहीं, नहीं, जाएगा? अपराध नहीं माना जाएगा, उस ग्राउंड पे तलाक लिया जा सकता है। भाई, कोर्ट को ये अधिकार होना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको पता था कि आपके साथ ये परेशानी है और आपने दूसरे का जीवन नर्क कर दिया, खराब कर दिया। देखिए, इसमें चीटिंग के लिए है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है इसको बनाने के लिए, तो इतने नहीं, ये जनरली तलाक का ही आधार बनता है ये। हुँ। जी सर। जी, अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि शादी की बात पक्की हो गई, शादी जी, की तैयारियां चल रही हैं जी, और अचानक से ऐन मूवमेंट पर एक मतलब अचानक से रिश्ता तोड़ दिया गया, खत्म जी, कर दिया किसी भी वजह से। जी। तो ये अपराध की श्रेणी में है? कोई दोनों पार्टी कोई जा सकता है बिल्कुल, कोर्ट में? बिल्कुल, जो रिश्ता तोड़ता है, हुँ। तो दूसरी पार्टी इसके लिए कोर्ट में जा सकती है, इसके लिए डैमेजेस भी है, कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। हुँ, और अगर किसी दहेज वगैरह की माँग की वजह से अगर रिश्ता तोड़ा गया है, तो हुँ। उसके लिए एफआईआर भी पंजीकृत किया जा सकता है। एक चीज़ और सर आपने देखी होगी, आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जी, और एक और व्यवस्था है, न्यूज़पेपर में ऐड आते ऐड हैं। आते हैं, बिल्कुल। वधू चाहिए, वर जी, जी, चाहिए और उसमें ऐड में सारी जानकारी होती है। जी। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जानकारी गलत दी गई हो। हुँ, हुँ। मान लीजिए जी, पेपर में एक ऐड आया, एक विज्ञापन आया कि भई जी, एक लड़का है, शिक्षित है, अच्छा काम करता है, अच्छा उसका बिज़नेस है, अच्छा उसका व्यापार है, उसके पास ढेर सारी जायदाद है, खूब पैसा है और जैसे डिमांड जी, माँगते जी। हैं लोग, हुँ। और उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद पता चला ठन-ठन गोपाल। तो इस पर क्या किया जा इस पे सकता है? मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है, ये अपराध है। ये मिसरिप्रेज़ेंटेशन है और चीटिंग है ये। सज़ा? सज़ा 7 साल तक की सज़ा है इसमें। क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो ज़िंदगी गई ना। बिल्कुल, बिल्कुल है, तो इसके लिए सज़ा है और जी। होती है। तो इस पे मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है और इस पे सज़ा है। अच्छा, जिसको यहाँ पर इस विषय से अलग हटकर एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी, ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि न्यूज़पेपर में ऐड जी, आ रहा है किसी लड़की का। जी। 1 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल हुँ, लगातार वो ऐड आ रहा है। हुँ, हुँ।
शादी नहीं हो रही है, हम्म। तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि माता पिता ही नहीं चाहते कि हमारी लड़की इतना कमा रही है वो शादी करे? ये हमारे विषय से अलग हटकर है, मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे। देखिए कुछ केसेस में ऐसा मैंने महसूस किया है, मैंने भी महसूस किया है इस तरह की चीज़ों में। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कई बार मैंने देखा है कि इकलौती बेटी है या बेटियां हैं तो उनको लगता है यार बुढ़ापे में यही हमारी लुक आफ्टर करेगी, या बच्चे के साथ भी होता है। मतलब देखिए समाज में ना बहुत सी तब्दीलियां आने लगी हैं। जी। बहुत सी मैट्रिमोनियल मैटर्स में मैं देखता हूँ कि कोई इशू नहीं आता है। कई बार चाहे लड़के वाले आते हैं या लड़की आती है बताती है और मुझे समझ में आता है, मैं कहता हूँ यार इशू क्या है। तो बहुत सोचने समझने में मैंने देखा है कि नहीं जी, कोई इशू नहीं है। वो पत्नी में और माँ में ये झगड़ा है कि हु इज़ द बॉस। हम्म। तो उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, पहले क्या था कि तलाक जो है एक बड़ी मतलब समाज में एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था। गंभीर घटना। बड़ी गंभीर घटना थी। तो उस समय लोग माँ-बाप की भी कोशिश होती थी कि निजी तलाक ना होने पाए हम्म। चीज़ों को। और वो लेकिन अब क्या है, वो बहुत अच्छा, मैं उसको एप्रिशिएट नहीं करूँगा कि नहीं ठीक है लड़की मार पिटाई खा करके भी अपने ससुराल में पड़ी रहे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अब माँ-बाप भी सपोर्ट करने लगे हैं। और ये जो आपने कहा ये भी चीज़ें देखी गई हैं, कुछ केसेज़ में मैंने महसूस किया है कि माँ-बाप को भी लगता है कि नहीं यार ठीक है, कर रही है ना लड़कियाँ, लड़कियों को ही लगता है कि नहीं जी मैं अर्न कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़कियों ने इसलिए नहीं शादी की है कि या देर से शादी की है कि नहीं जी मैं अपने माँ-बाप को लुक आफ्टर करूँगी। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया है जहां पर सिर्फ इस वजह से रिश्ता टूटा हो या टूटने की कगार पर हो, जहां लड़की इस बात पर अड़ गई कि मैं अपने माता पिता की भी देखभाल करूंगी और ये लड़के वाले नहीं चाहते? हाँ, केसेज़ आए हैं, ऐसे केसेस मैंने देखा है हम्म। कि जी मेरे माँ-बाप भी मेरे साथ रहेंगे। ची को कि और लड़के को ये ऑब्जेक्शन होता है या लड़कियों की लड़के को लगता है ये मेरा घर है। अभी भी बहू जो है, समाज में देखिए सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है और गलत है कि लगता है कि बहू बाहर से आई है। तो कहीं न कहीं लड़के में या सास-ससुर के दिमाग में बैक ऑफ माइंड एक चीज़ रहती है कि नहीं जी प्राइमरी तो हम हैं, ये सेकेंडरी है। ज़्यादातर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ केसेज़ में ऐसा है। और कुछ जी। केसेज़ ऐसे भी देखता हूँ, एक मेरे नोन में ही हैं हम्म। कि 95 ईयर्स के नाना भी साथ में रहते हैं और दादी भी साथ में रहती हैं। बड़े कमाल की बात है, लेकिन तो आजकल आप देखें मात्र एक ही लड़का होता है माता पिता का, एक ही जी। बच्चा है, मान लीजिए जी, एक जी। अकेला इकलौता लड़का, और 6 महीने बाद पता चला कि बहू के साथ अलग हो गए। हाँ, ये चीज़ें हैं, देखा जा रहा है। और देखिए समाज में बहुत सी अच्छाई-बुराई आ रही है। मैंने कहा ना, जो शुरू में कहा कि समाज ट्रांज़िशन के फ़ेज़ में है, तो जी। बदल रहा है हम्म। चीज़ें। तो इसको कुछ साल लगेंगे, ये स्टेबल होंगी चीज़ें। यूरोप में देखिए अब वहाँ पे क्या हुआ है कि गुरुकुल खुल रहे हैं। हम्म। वहाँ पे अब जॉइंट फ़ैमिली का कल्चर बढ़ रहा है। फ़ैमिलीज़ कम से कम वीकेंड साथ मनाने लगी हैं। तो हम्म। इंडिया में भी अभी हम लोग क्या होता है कि देखिए, हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और वो डेवलप कर चुके हैं। अगर आप हिमालय पे चढ़ जाएँगे एवरेस्ट पे, तो चढ़ने के बाद आपको उतरना ही तो है, वहाँ रहता तो कोई है नहीं। तो इसी तरह से जो भौतिकता है, हम उस पे चढ़ रहे हैं। तभी हमें मज़ा आ रहा है कि माई ओन लाइफ़, माई ओन थिंग्स, मुझे प्राइवेसी चाहिए। पहले आप देखिए चाचा-ताऊ 5-5, 6-6 लोगों का परिवार साथ रहता था, किसी को कोई प्राइवेसी नहीं होती थी। फ़ोन का आपने ज़िक्र किया, एक लैंडलाइन होती थी, पूरे घर का काम चलता था, मोहल्ले तक का काम चलता था उससे। अब घर में सबके अपने-अपने फ़ोन हो गए हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हो जाएगा ये। मतलब इसे निराशा वाली बात नहीं है, मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्राइवेसी। जी, दो व्यक्ति विवाहित हैं, जी। साथ में रहते हैं, हुँ, हुँ। तो सामान्य सी बात है कि वो उनके बीच में शारीरिक संबंध भी हैं, जी, लेकिन आप मेरा फोन टच नहीं कर सकते, ये मेरी प्राइवेसी है। ये एक चलन आज के समाज में बढ़ रहा चल है, रहा है और बिल्कुल बढ़ रहा है। है बड़ी तेजी ये से। बहुत तेज़ी से है और ये चीज़ें हैं। और मैंने तो बड़े-बड़े झगड़े देखे हैं कि हाँ। फ़ोन कर लो को कि नहीं जी मेरा फ़ोन टच करता है या मेरा फ़ोन चेक करता है। मैं हाँ। बाथरूम गया तो वाइफ़ के मेरा फ़ोन देखती है। चीज़ों को ये बहुत से केस हैं और बहुत सी चीज़ें मिली भी हैं। मैंने एक केस किया था, उसमें जो लड़का था उसका जो स वो ट्रांसजेंडर से चैट करता था हम्म। और वाइफ़ को कुछ डाउट हुआ। तो उसने हस्बैंड बाथरूम गया और उसने उसके फ़ोन से कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिया और उससे हम्म। उसको पता चला कि नहीं जी ये तो ट्रांसजेंडर्स के टच में है। हम्म। तो वो उसी ग्राउंड पे वो डाइवोर्स का डाला वाइफ ने। अच्छा, हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि शादी के बाद
लड़के ने ये बात कबूल की हो बैठ के परिवार में कि भाई मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है लड़कियों में, और सामने बैठकर सबके सामने, लेकिन शादी तो हो गई। शादी तो हो भाई गई। समाज के सामने, जैसा हमारा एक समाज का डर रहा है कि भाई ठप्पा लग गया जी, आप विवाहित हैं, तो और बाद में ये बात खुलती है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, तो उस सूरत में सर? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। ऐसी सूरत में हम नलिटी का, लड़की जो है मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने का केस फाइल करती थी। वो डाइवोर्स से अलग है। डाइवोर्स में है कि हम शादी हुआ और तलाक हो गया, और मैरिज को नल डिक्लेयर करने का मतलब है कि विवाह ही शून्य हो गया, मतलब ये माना जाएगा कि विवाह हुआ ही नहीं था, तो वो डाइवोर्स नहीं माना जाएगा। और इसी से मिलता जुलता सवाल कि अगर शादी के बाद जी, पता चले जी। कि पुरुष सेक्स करने में असमर्थ है, इसका क्या प्रावधान है सर? वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर पुरुष ने, हस्बैंड ने इस चीज़ को छिपाया है पत्नी से, तो ये तलाक का भी आधार बन सकता है और पत्नी चीटिंग का भी केस कर सकती है। मान लीजिए पुरुष को पता ही नहीं ये बात, उसे नहीं मालूम, नहीं, तो क्योंकि फिर वो तलाक का आधार बनेगा ये। जी, हाँ, फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, फिर ये वो तलाक ले सकती है। तो वो बात वहां पर साबित की जाएगी कि वो साबित की जाएगी। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब कोर्ट में ऐसी बातें आती हैं तो कोर्ट जो है मेडिकल बोर्ड बनाता है। एम्स के डायरेक्टर को ऑर्डर कर दिया कि 3 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड या 2 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए, और वो एग्जामिन करता है, उससे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। कई बार वेग एलिगेशंस भी होते हैं, तो ये सारी बातें वहाँ से साबित होके तो अच्छा, मतलब डॉक्टर का एक पैनल बनेगा और वो जांच करेंगे वो कि जांच हाँ ये बात करेगा सच है या या झूठ। झूठ है। बिल्कुल। जी सर। अच्छा, एक और सवाल अचानक मेरे मन में आया कि जैसे कई बार दो व्यक्ति संबंध में होते हैं, लड़का लड़की, जी, और रिश्ता टूटने के बाद अगर उनमें से कोई एक, चाहे वो लड़का या लड़की, जी, आत्महत्या की धमकी देता है या देती है जी। कि जी मुझसे बात करो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, या मुझसे तुम मुझे नहीं मिली तो अभी मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, तो उस सूरत में क्या? बिल्कुल अपराध है, इसमें कंप्लेन करना चाहिए, और ये अपराध की श्रेणी में आत्महत्या की धमकी देना जो है, ये अपराध है। जी, तो इसके लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, अगर इसके सबूत हैं तो। कई बार तो वैसे ही लोग कर देते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये एविडेंस बेस्ड हैं। अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने, किसी ने, या लड़के ने, लड़की ने, किसी ने मैसेज डाल दिया कि नहीं जी अगर तुम शाम को मिलने नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो वो एक एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, और उस आधार पे एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। और मान लीजिए अगर वाकई आत्महत्या कर ली उस जी। सूरत में? देखिए, अपराध उसमें भी एफआईआर दर्ज होगी। आत्महत्या जो है भारत में ये अपराध है। जी। जी। जो जीवन का अधिकार है, उसमें जीवन समाप्त करने का अधिकार जो है वो निहित नहीं है। पहले तो शायद ऐसा था कि अगर आत्महत्या करने के दौरान बाद में आप बच गए तो आपको जेल में डाल दिया जेल में जाता, डाल दिया सकता अब है, ऐसा उसमें नहीं है, अब ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपराध है, अपराध है। मतलब आप अपना जीवन खत्म नहीं कर नहीं कर सकते, सकते ये हैं। अपराध की श्रेणी में है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। बहुत अच्छा रहा सर आपसे बातचीत करना, बहुत सी नई जानकारियाँ मिली और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? देखिए, वकील होने के नाते मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर हम लोग आज मैट्रिमोनियल इश्यूज़ पे बात किए, तो मैं इसी पे कहूँगा कि अगर नहीं बनती है किसी भी वजह से, शादी हो गई है, शादी के बाद अगर आपको कोई पसंद आ जाता है या कुछ भी हो जाता है या नहीं बन रही है, तो उसके लिए अलग होने का प्रावधान है। आप तलाक लीजिए, घर वालों को कॉन्फिडेंस में लीजिए और बताइए। लेकिन ये जो मार देना, प्रेमी के साथ मिल के मार देना, जहाँ से हमने आज बात शुरू की है, इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। और क्योंकि इससे ये जो है, इसका अंत बहुत बुरा होता है। कहा जाता है कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्राइम। तो कोई आदमी कितना भी प्लान करके अपराध करे, वो पकड़ा ज़रूर जाएगा। तो अगर कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लें और तलाक लें और सम्मानित तरीके से अलग हो जाएँ। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज की हमारी ये बातचीत हुई। हमारे प्यारे दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं श्रीमान एडवोकेट आनंद दुबे जी, और जैसा कि उन्होंने बताया और हमारे बीच जो बातचीत हुई, संभवतः आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। और बस मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि कभी भी जीवन में आप हार ना मानें। धन्यवाद।